Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। चलिए, कल हम कर रहे थे क्वेश्चंस का डिस्कशन एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हमने सीखा था। देन देखिए, एक डेंसिटी से रिलेटेड पॉइंट है, वो भी सब लोग नोट कर लीजिए। नोट डाल के मैं लिखवा दे रहा हूँ। फॉर आइडियल गैस हम इक्वेशन क्या यूज करते थे? फॉर आइडियल गैस के लिए हम इक्वेशन क्या यूज करते थे? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आपको वैल्यूज बताई थी, प्रेशर, वॉल्यूम, एन आर टी। तो इस इक्वेशन को देखिए क्या लिखा जा सकता है। पीवी इज इक्वल टू एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। ये एन आर टी जो है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इधर मैं साइड में लिख रहा हूं, एन विच इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स, एन इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास बाय जीएमएम, मास बाय जीएमएम। ये एन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन जीएमएम, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये एन की जगह मैं यही इक्वेशन में रख रहा हूँ, पीवी इज इक्वल टू एन की जगह मास ऑफ अपॉन जीएमएम। तो एन किसका होता है? नंबर ऑफ मोल किसके होते हैं? गैस के, क्योंकि इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल होती है? दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। सो एन जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स होगा, और किसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे? गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो पीवी इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम आर टी। सो यहां से अगर मैं निकालूं पी, जीएमएम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, पी इंटू जीएमएम ऑफ गैस। किसका जीएमएम होगा? ये गैस का। इधर कितना आ जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। वी मैं इधर लेके आ गया, आर टी एंड पी इंटू जीएमएम ऑफ गैस। मास बाय वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी, इंटू आर इंटू टी, डेंसिटी इंटू आर टी, पी इंटू देन ये जीएमएम ऑफ गैस, यहां से आ गया डेंसिटी मतलब डी, डी आर टी। तो इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को जगह पी इंटू कैपिटल एम डी आर टी। जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे लिख लेगा, रिलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। Noted everyone? ओके, किस स्टेप में डाउट? जो लोग लेट अभी ज्वाइन किए हैं, मैं वापस रीड कर रहा हूँ, पहले सुन लो। नहीं नोट कर पाए हो तो बाद में नोट कर लेना। अगर नहीं नोट, बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। तो यहाँ मैंने ये बताया कि आइडियल गैसेस के लिए इक्वेशन हमने
पढ़ी है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और इधर मैंने साइड में लिखा है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला मास बाय जी एम। तो एन की जगह मैंने ये फॉर्मूला रख दिया, एन की जगह मास बाय जी एम आर टी, और यहाँ से मैंने क्या किया, जी एम का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उधर, और वॉल्यूम को मैं नीचे लेके आ गया। तो मास बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, नहीं पता है तो ये भी मैंने इधर साइड में लिखा है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, P इंटू जी एम एम इज इक्वल टू डी आर टी। जी एम एम ऑफ गैस को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कैपिटल एम गैस का जी एम एम है, ये और कुछ मास मत समझ लेना, दिस कैपिटल एम, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ लिख लीजिए, P आपका क्या है प्रेशर, कैपिटल एम क्या होगा जी एम एम ऑफ गैस, नीचे लिख लो ये, डी आपका है डेंसिटी ऑफ गैस, ये इक्वेशन गैस के लिए ही एप्लीकेबल होती है, तो इसलिए गैस के लिए ये सारे टर्म्स आप लिख लीजिए। आर आपको पता ही गैस कांस्टेंट मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, डी इज द डेंसिटी, आर गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर केल्विन में, तो टेम्परेचर जो कि केल्विन में होता है, प्रेशर एटीएम में, जीएमएम आपको पता है ग्राम में निकाला जाता है, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में। तो ये एक और फॉर्मूला है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कुछ गैसेस के लिए आपको डेंसिटी अगर दी हुई है, देखो अगर डेंसिटी नहीं दी है तो सीधा ये इक्वेशन आप लगा सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दी है तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं जो नीचे हमने यहाँ पे डराइव किया है। कौन सी इक्वेशन, दिस वन, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, डी आर टी, पी एम एन ए, एन ए कहां से आ जाएगा भाई, तो पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, क्लियर। चलो सॉरी, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन था आप कर सकते हैं। क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में कहीं कुछ क्वेश्चन में डेंसिटी, तो कुछ लोगों को डाउट हो रहा है डेंसिटी ऑफ गैस का रिलेशन, तो अभी वो क्वेश्चन हो। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, यहां लिखिए फर्स्ट पॉइंट में, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड empirical formula of a compound represent, empirical formula of a compound represent the ratio of, represent the ratio of different atom, different atoms present in a molecule, different atoms present in a molecule. So empirical formula of a compound represent the ratio of different atom present in a molecule. This molecular formula, molecular formula of a compound, of a compound represent, molecular formula of a compound represent, represent the exact number, represent the exact number, exact number of atoms, of atoms present in a molecule. So molecular formula of a compound represent the exact number of atoms present in a molecule.
An empirical formula of a compound represent the ratio of different atoms present in a molecule. दोनों डेफिनेशन देख लीजिए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको हम बोलते हैं? इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम है उनका क्या रेशियो है, उसका जो फॉर्मूला होगा उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इस पे फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज अगर हमारे पास है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाएगा वो हमको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या? C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये एक्चुअली ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखो, इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में? तो यही डेफिनेशन में लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एग्जैक्ट कितने एटम है ये बताएगा। जैसे इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है एक मॉलिक्यूल में। टोटल एटम भी बोल सकते हो आप, टोटल एटम, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स के भी कितने कितने एटम है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। बट अगर इसी का बोला जाए इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ये रेशियो बताता है डिफरेंट एटम्स का। जो भी इसमें एटम है, कौन कौन से एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका रेशियो बताएगा कि किस रेशियो में प्रेजेंट है। और उसको अगर आप फॉर्मूले में लिखें, जैसे अब यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैं रेशियो निकालूं, तो रेशियो क्या आएगा? कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन के 6 एटम। यही तो एटम्स का रेशियो है, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम। और ये रेशियो 6:12:6 का मतलब हो गया 1:2:1, 1:2:1। सो 1:2:1 में ये प्रेजेंट है। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बोला जाएगा? देखो इधर ही साइड में लिख रहा हूं। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला हम ये बोलेंगे कि जो भी इनका नॉर्मल रेशियो आ रहा है, एक्चुअली किस रेशियो में प्रेजेंट है वो बताता है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला लिखा जाएगा ग्लूकोज का, C1 है, इसका रेशियो 1 है, हाइड्रोजन के लिए 2 आया है, ऑक्सीजन के लिए 1। दिस इज द इंपीरिकल फॉर्मूला, CH2O, दैट्स इट। तो ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया CH2O। ये CH2O क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या क्या है। तो रेशियो इनका 1:2:1, इसलिए फॉर्मूला आया CH2O। तो केवल रेशियो के फॉर्म में अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो वो होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। और अगर आप एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर दें मॉलिक्यूल में तो वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी एग्जांपल क्लियर? क्लियर है? ये पहला एग्जांपल पहले सबको बताइए। ओके, चलो चलो मान लो मैं सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्मूला इसका क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं H2O2, H2O2। तो जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो नॉर्मल फार्मूला हम लगते हैं, वो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2। इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या आएगा बताओ? इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला, वेरी गुड। सो इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दो एलिमेंट है, जो दो एटम है, इनके नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 2:2, मीन्स यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि 1:1 का रेशियो। तो 2:2 का मतलब 1:1 भी हो गया, जो नॉर्मल सिंपल रेशियो आ रहा है 1:1। सो इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा इसका क्या? ओनली HO। तो ये HO का रेशियो बता रहा है। इंपीरिकल फॉर्मूला ये बता रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन परऑक्साइड में।
ठीक है, चलो नोट कर लिया सबने, रफ करता हूं इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेप्स फॉर राइटिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला। स्टेप्स फॉर राइटिंग द empirical formula, steps for writing the empirical formula। तो empirical formula अगर आपको लिखना है तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। डिवाइड द percentage of each element, divide the percentage of each element by its atomic mass, by its atomic mass। लिखिए आगे, मुझे लिखने में टाइम लग रहा है। so divide the percentage of each element by its atomic mass। उसी में लिखिए, this will give the this will give the this will give the this will give the relative number of moles। this will give the this will give the relative number of moles। this will give the relative number of moles of atoms आफ्टर एलिमेंट। नहीं लिख पाए? आधे लोग सुनते हो, सुनते ही नहीं हो। चलो वापस से रिपीट कर रहा हूं, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास, बाय इट्स एटॉमिक मास, फुल स्टॉप। देन उसी में आगे बोला, दिस विल गिव द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, दिस विल गिव द relative number of moles of atoms, this will give the relative number of moles of atoms of various elements, this will give the relative numbers of moles of atoms of various elements, this will give the relative number of moles of atoms of various elements present in the compound, present in the compound। present in the compound। second point, यहां पे लिख रहा हूं मैं, डिवाइड द क्वोशेंट्स, डिवाइड द क्वोशेंट्स, ये लिखा है, divide the quotients obtained in the divide the quotients obtained in the first step, obtained in the first step by the smallest of them, by the smallest of them, by the smallest of them, to get a simple ratio, to get a simple ratio, to get a simple ratio of moles of various elements, to get a simple ratio of moles of various elements, to get a simple ratio of moles of various elements। third point, multiply these values,
multiply these values which is obtained in second step, multiply these values which is obtained in second step, is obtained in second step by a suitable integer, in order to get, by a suitable integer, in order to get in order to get in order to get a whole number ratio, in order to get a whole number ratio, whole number ratio. Then fourth point, finally write down, 2 मिनिटं राहिलेत. जी लिहू आहे जिंकलो मी जिंकलो. गॅप गॅप. फोर्थ पॉइंट लिखिए, फाइनली राइट डाउन द सिंबल ऑफ, finally write down the symbols of, finally write down the symbols of various elements, finally write down the symbols of various elements side by side, write down the symbol of various elements side by side, ये लिखा है the side by side, and put the above number, and put the above number in subscripts, and put the above number in subscript, above number in subscript. This will represent empirical formula. This will represent empirical formula. This will represent empirical formula. क्या represent करेगा? Empirical formula. Done. ओके, चलो, तो ये 4 पॉइंट्स है एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैसे फाइंड आउट करना उसके स्टेप. अभी हम एग्जांपल करेंगे, सारे स्टेप समझ में आएंगे, उसके साथ एक एक स्टेप देखेंगे कि कैसे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, स्टेप्स फॉर राइटिंग, स्टेप्स फॉर राइटिंग, स्टेप्स फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टेप्स फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Steps for writing the molecular formula. First point, calculate the empirical formula, calculate the empirical formula, calculate the empirical formula as described above, calculate the empirical formula as described above, जैसा ऊपर अभी हमने पढ़ा है उस पॉइंट की बात कर रहा है. देन सेकंड पॉइंट, find out the empirical formula mass, find out, second point, find out the empirical formula mass,
find out the empirical formula mass by adding the atomic masses, by adding, add करना, by adding the atomic masses, by adding the atomic masses of all the atoms, present in the empirical formula, of the compound. Find out the empirical formula mass by adding the atomic masses of, हाँ repeat कर रहा हूँ, find out the empirical formula mass by adding the atomic masses of all the atoms present in the empirical formula of the compound. Present in the empirical formula of the compound. Third point, represent the molecular formula. Represent the molecular formula. Represent the molecular formula by, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, empirical formula का whole n, this is small n. Represent the molecular formula by empirical formula, जैसे whole twice दिखाते हैं, thrice दिखाते हैं, वैसे overall n times, empirical formula n. Represent the molecular formula by empirical formula n. And then fourth point, calculate the value of n. Calculate the value of n by dividing the molecular mass. Calculate the value of n by dividing the molecular mass with empirical formula mass. Divide the molecular mass by empirical formula mass. So calculate the value of n by dividing the molecular mass with empirical formula mass. Done. चलिए, तो पहले हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना, और एक बार जब हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना आ जाएगा, देन वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दोनों के स्टेप्स तो मैंने आपको लिखवाई दिए, सेम टाइप के स्टेप्स होंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल्स के साथ और स्टेप्स को फॉलो करिएगा। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो पहले, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला calculate the empirical formula for a compound, calculate the empirical formula for a compound which contain 26.6% potassium, 35.4% chromium and 38.1
38.1 38.1% दिया हुआ है ऑक्सीजन, 38.1% ऑक्सीजन बाय मास। तो एक्चुअली वो 38 ही होगा, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज ऐड करने पे ओवरऑल हमारा कितना होना चाहिए, 100। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और इन्फॉर्मेशन और क्या, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पता है लेकिन मैं दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन में दी हुई है। गिवन एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, जो कि पोटेशियम का कितना होगा 39, और क्या हमारे पास क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होगा 52, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो पोटेशियम 39, क्रोमियम 52, ऑक्सीजन 13। ये भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब 3 एलिमेंट हैं, अब क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पढ़ो। आपके पास 3 एलिमेंट हैं, और ये 3 एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है। कौन कौन से एलिमेंट, पोटेशियम है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है। दीज 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ये कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब हमें निकालना उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया क्वेश्चन, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। देखो यहाँ पे आपको बनानी है टेबल, तो टेबल हम बनाएंगे। सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट है उनकी बात कर रहे हैं। अभी आप लोग नोट मत करिए, पहले देख लीजिए कितने टेबल बनते हैं, फिर नोट करिएगा। नहीं अभी 2-3 लाइन कॉलम बना लोगे, फिर ज्यादा कॉलम बन जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। देखो पहले सब लोग यहाँ पे देखो, नोट करने के लिए मैं टाइम दे दूंगा। सो एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, एलिमेंट हमारे पास पोटेशियम है, क्रोमियम है एंड ऑक्सीजन। ये एक टेबल उस कंपाउंड में। फिर उस कंपाउंड में कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ दिस एलिमेंट, कितने कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो परसेंटेज मैं यहाँ पे दिखा दूं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स उस कंपाउंड में, जो कि उनका मास परसेंटेज है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना कितना परसेंट दिया है। फर्स्ट दिया है 26.6, सेकेंड दिया है 35.4, और ये दिया है 38.1, जो कि एक्चुअली 38 ही होना चाहिए, ताकि तीनों को जोड़ के 100 आए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 ही ना। तो 3 ही एलिमेंट है, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल 100 आना चाहिए। तो इतना इतना परसेंट प्रेजेंट होंगे। अब आते हैं स्टेप पे। सब लोग अभी जो लिखवाया है वो देखो, अभी नोट नहीं करना है। जो स्टेप मैंने लिखवाए हैं वो स्टेप पढ़िए। पहला इंपिरिकल फॉर्मूला का स्टेप देखो क्या लिखा था हमने, कि अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज तक तो दिया रहेगा, आगे करना क्या है, पहला स्टेप ये था कि डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। मिला फर्स्ट पॉइंट इंपिरिकल फॉर्मूला में, उसको पढ़ो सब लोग, कि जो परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास से, और उससे मिलेगा क्या, दिस विल गिव द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ये लिखवाया है। तो अब मैं अगर इनके एटॉमिक मास का भी एक टेबल बना लेता हूं, चलिए इनके मैं एटॉमिक मास का भी एक टेबल बना लेता हूं। तो एटॉमिक मास हमारे पास पोटेशियम क्वेश्चन में दिया है 39, क्रोमियम दिया है 52, एंड दिस वन 16। अब बोल रहा है पहले स्टेप में कि आपको इनका जो परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है उसको डिवाइड करना है उनके एटॉमिक मास से, और इससे आपको मिलेगा क्या, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तो मैं अगला कॉलम वही लिख दे रहा हूं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ये पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, कि इससे आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, और ये कब मिलते हैं, जब परसेंटेज को आप उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हो। मतलब 26/6 डिवाइडेड बाई 39, ये जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप उनका परसेंटेज 35.4 डिवाइड बाई 52 करोगे। ध्यान से स्टेप देखते जाइए। ये स्टेप फिर आपको यहाँ पे लिख के बार बार क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, सीधा आपको ये करना है टेबल बना के। 38/16 ये वैल्यू। अब ये वैल्यूज आप डिवाइड करेंगे 26.39, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट आ रही 0.68, क्योंकि जो एग्जांपल मैंने लिया है उसमें दे रखा है ये। तो अभी मैं ये लिख दे रहा हूँ, फिर अभी क्वेश्चन हम करेंगे बुकलेट से।
तो वहां पे आप सॉल्व करिएगा, तो ये आ जाएगा 2.38। ठीक है, अभी सब लोग देखो बस, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट सब लोग देखो, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? रिलेटिव नंबर के बाद divide the quotient obtained in the above step in the first step by the smallest of them to get a simple ratio of moles of various element। ये लिखा था। तो अब हमको सिंपल रेशियो चाहिए अगले स्टेप में, ये सेकंड स्टेप का पॉइंट है। और सिंपल रेशियो के लिए आपको क्या बोल रहा है कि सिंपल रेशियो कब मिलेगा? इन तीनों ही वैल्यूज में, ये जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, इसमें से इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है, देखो ध्यान से पढ़ो उस लाइन को, डिवाइड द क्वेश्चंस बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, इन तीनों में जो सबसे छोटा है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। मतलब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 0.68 ही है, तो मैं यहां डिवाइड कर दूंगा 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68। तीनों को डिवाइड करना है, तीनों को ही, इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे तीनों को आप डिवाइड कर दो, ये आ गया 1। और यहां भी 2.38 को डिवाइड कर देंगे 0.68। देखो मैंने तीनों ही वैल्यूज को 0.68 से डिवाइड किया है, क्यों? क्योंकि बोला गया है कि इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू हो उससे आप डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको सिंपल रेशियो मिले। तो ये रेशियो आ गया 3.5। तो सिंपल रेशियो आ चुका है 1 1 3.5। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज, थर्ड स्टेप में, मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज बाय अ सुटेबल इंटीजर टू ऑब्टेन अ होल नंबर। अब आपको होल नंबर का रेशियो चाहिए। होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो का मतलब आपको बेसिकली यहां से बस पॉइंट हटाना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको इसको होल नंबर का रेशियो में कन्वर्ट करना है एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके। जैसे अभी रेशियो क्या आ रहा है? 1 1 3.5। अब मुझे पॉइंट हटाना है तो मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं? हमेशा देखिए 1 से स्टार्ट करिए, बेसिक से। जैसे इन सब में अगर 1 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम रहेगा। अगर मैं 2 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा। सब में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 7। तो बेसिकली किस इंटीजर से मैंने मल्टीप्लाई किया है? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? ताकि मुझे नॉर्मल एक सिंपल होल नंबर का रेशियो मिल जाए। और अब रेशियो क्या मिल चुका है? 2:2:7। बेसिकली पॉइंट आपको हटाना है, क्योंकि पहले 3.5 था, अभी आपको ये 7 मिल गया है। तो 2:7 अब ये एकदम नॉर्मल रेशियो आ चुका है, होल नंबर में रेशियो। और इसके लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, कॉमन पॉइंट से आपको मल्टीप्लाई करना है तीनों में। ये आ चुका है, तो ये हो गया थर्ड स्टेप। अब इसके बाद, थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप में लिखा है, फाइनली राइट डाउन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट साइड बाय साइड, और उसके बाद इन नंबर को रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा ये लिखना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला? जो भी एलिमेंट है के, सी आर एंड ओ, और इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दो। के के लिए कितना आया है? 2, तो के के लिए आ जाएगा 2, सी आर के लिए आया है 2, ऑक्सीजन के लिए 7। तो K2Cr2O7, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ये आंसर हो गया। तो हमको क्या दिया था क्वेश्चन में? परसेंटेज, ये हमको क्वेश्चन में दिया था, और इसकी हेल्प से हमें ये फॉर्मूला निकालना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा क्या। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में रेशियो आया इनका 2:7, तो उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे K2Cr2O7। समझ में आए सारे स्टेप? किसी भी स्टेप में हो डाउट तो पूछो, अदरवाइज नोट करो। नोट करिए सब लोग। नहीं है डाउट? चलिए वेरी गुड, नोट करिए फिर। स्टडी होमवर्क में डाउट है? हाँ ठीक है, जो डाउट है वो टिक करके रखिए। तो डाउट था तो ग्रुप पे डाला क्यों नहीं क्वेश्चन? कितनी बार बोलूं कि क्वेश्चंस अगर जो डाउट आ रहे हैं उनको ग्रुप पे डालिए। अगर किसी को आता रहेगा, कोई आपका फ्रेंड सॉल्व करके वहां पे डाल देगा, क्लियर हो जाएगा आपको।
मैं डिस्कशन ले लूंगा, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है ना, एक ही घंटे की क्लास है, उसमें पढ़ना भी है, फिर डिस्कशन में पूरा टाइम चला जाता है। ठीक है, पहले कुछ पढ़ लेते हैं, टाइम बचेगा तो डिस्कस कर लेंगे। चलिए, नोटेड, समझ में आ गया सबको। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं हम, आंसर निकालिएगा सब लोग। फिर सेम ऐसे टेबल बना के आपको करना है। स्टेप आपको बता दिया मैंने क्या क्या करना है। पहला टेबल आपका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हो गया, फिर एटॉमिक मास, फिर उसको डिवाइड करना है एटॉमिक मास से परसेंटेज को, फिर जो वैल्यूज आई है उनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो देखना है, और उससे डिवाइड करके एक रेशियो निकालना है। अगर ये रेशियो ऑलरेडी एक होल नंबर रेशियो है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो इसको एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर रेशियो बनाना पड़ेगा। और जब ये एक होल नंबर रेशियो बन जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नोटेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ कार्बन कंपाउंड, a carbon compound, a carbon compound contain 50% 50% by mass of each element carbon and oxygen. A carbon compound contain 50% by mass of each element carbon and oxygen. Then find out its empirical formula. Then find out its empirical formula. 2 मिनट का टाइम है, सब लोग करिए। सिंपल दिया है, कोई बहुत बड़ा नहीं दिया, नॉर्मल रेशियो होगा, इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत लेंथी कैलकुलेशंस नहीं होंगे। सो बेसिकली आपके पास कोई कार्बन का कंपाउंड है। अब ये मत, कार्बन कंपाउंड का मतलब केवल कार्बन नहीं होगा, उसमें बाकी चीजें भी होंगी ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। तो बोल रहे कार्बन कंपाउंड कंटेन 50% बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो बेसिकली उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो आपको एलिमेंट का टेबल बनाना है, ये हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन। अब सब लोग खुद से करिए, टेबल बनाइए और देखिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज बाय मास दे ही रखा है एलिमेंट का, दोनों 50-50%। अगला स्टेप क्या होता था, करो सब लोग खुद से, आंसर निकालिए। एटॉमिक मास लिखते थे, फिर एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे।
एक आंसर आया है, बाकी और किसी का आंसर? आदित्य का क्या आंसर है? C10O13। इशिता C3O2। और इसका C3O2। चलिए ठीक है, करते हैं अब, सॉल्व करते हैं इसको। तो परसेंटेज बाय मास दिया है, अब मैं सीधा एटॉमिक मास का अगला टेबल लिख रहा हूँ। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होगा? आप डिवाइड कर दोगे, पहले तो एटॉमिक मास लिख लेते हैं 12, 16। उसके बाद रिलेटिव नंबर, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम का कॉलम आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यूज को डिवाइड करना है हमें। तो दिस विल बिकम 50/12, दिस विल बिकम 50/16। 50/12 यहाँ डिवाइड करिए, 20। और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ गया रिलेटिव नंबर्स। अब इस रिलेटिव नंबर के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में जो छोटी वैल्यू हो उससे डिवाइड करके हम सिंपल रेशियो निकालते हैं। तो सिंपल रेशियो में आप 4.166 डिवाइडेड बाय 3.125 कर दोगे। दोनों में छोटा कौन है? 3.125 छोटा है, तो ये वैल्यू से आपने डिवाइड कर दिया, और यहाँ भी इसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 3.125 डिवाइड बाय 3.125, ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी। और ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 4/3, यानी 1.33 के अराउंड इतना आ रहा है। यस, अब ये आ गया। अब देखो, होल नंबर बनाने के लिए यही कि सब लोग गलत करते हैं। जैसे कोई आंसर आया, किसी का 10 आया है, समथिंग 10, 13 जो भी, तो देखिए यहाँ पे यही मिस्टेक हो रही है। होल नंबर का जब आपको होल नंबर रेशियो आपको निकालना है ना, तो आप सीधा, आप देखो, पॉइंट ये है कि सब लोग क्या कर सकते हैं कि अगर इसको मुझे होल नंबर पॉइंट हटाना है, होल नंबर रेशियो बनाना है, तो क्या करेंगे कुछ लोग कि सर यहाँ सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 113.3 बन जाएगा, या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 133 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, बन गया होल नंबर रेशियो। तो सीधा 100 से भी मल्टीप्लाई करके हम पॉइंट तो हटा ही सकते हैं, ये 133 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो सीधा 100 पे नहीं पहुंचना है आपको, आपको बेसिकली स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए जाना है। मतलब जितना मिनिमम नंबर पॉसिबल हो उतना रखना है। जैसे अगर 1 का मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 2.66 और ये बन जाएगा 2, तो भी होल नंबर नहीं मिलेगा। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 3.99, 3.99 मतलब 3.99 का मतलब 4 हो गया, 3.99 4 ही हुआ, और ये हो जाएगा 3। तो हमको मिल गया होल नंबर 4 एंड 3। तो आपको यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए करना है, जितना मिनिमम नंबर पे आपको मिल जाए होल नंबर वो रखना है। ये नहीं कि सीधा 100 का मल्टीप्लाई कर दिया पॉइंट हटाने के लिए, कि 1.33 या 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 133 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, वो रॉन्ग आंसर आएगा। तो आपको मिनिमम नंबर रखना है, समझ में आया? तो यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई फायदा है नहीं, सेम ही वैल्यू रहेगी। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर नहीं मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.33 इंटू 3 ये मिल जाएगा ऑलमोस्ट 4, और ये 1.33, सॉरी ये 1 था, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। सो 1 इंटू 3 दिस विल बिकम 3। तो ये आ गया होल नंबर रेशियो 4 एंड 3। तो अब सीधा सीधा इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंपेरिकल
formula will be C4O3, ये आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर C4O3। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए, अब इसके बाद अब इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास स्पेस हो तो इसी क्वेश्चन में ऐड कर लो, एक लाइन और ऐड कर लो। ऑल्सो फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑल्सो फाइंड, वो भी मैं इसे बताता हूं। ऑल्सो फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑल्सो फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला if its molecular mass is 290, if its molecular mass 290, also find its molecular formula if its molecular mass is 290। ऐड कर लीजिए क्वेश्चन में। एडिट। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला के स्टेप सबको समझ में आ गए। कुल मिला के आपको बस कॉलम बनाने, कॉलम बनाना सीख जाइए। 21 स्टेप में क्या कर रहे हैं, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब देखो, जब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करता हूं तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या क्या स्टेप लिखे थे, अब उसको पढ़ो सब लोग। उसमें फर्स्ट स्टेप लिखा था कि कैलकुलेट द इंपिरिकल फॉर्मूला। तो आपने इंपिरिकल फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर लिया, अभी अभी तो निकाल लिया हमने। हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, C4O3। इंपिरिकल फॉर्मूला पहला स्टेप तो हो ही चुका है कि हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला आ चुका है C4O3। सेकेंड स्टेप में बोला था कि इंपिरिकल फॉर्मूला मास को आप कैलकुलेट करिए। इंपिरिकल फॉर्मूला मास, मैं देखिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ। इंपिरिकल फॉर्मूला पता है, इंपिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस। ये तो सबको ही आता है, वो पॉइंट लिखवा भले दिया गया है लेकिन वो तो सिंपल पॉइंट लिखा है कि कैसे निकालेंगे मास। अरे इसका मास ऐड कर दो तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा। मतलब कार्बन 4 है तो 4 × 12 कार्बन का मास, ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16 ऑक्सीजन का मास। तो जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर दीजिए। ये हो गया 48, ये भी हो गया 48, कितना हो गया मिलके 96, ये आ गया 96। ये इंपिरिकल, ये सेकेंड स्टेप था कि आप क्या करिए, इंपिरिकल फॉर्मूला आपको पता है तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए, वो तो तुरंत निकल जाएगा ऐड करके। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये लिखा था हमने कि अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड देन n, स्मॉल n। तो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C4O3 और ये आ गया n। अगर मुझे n की वैल्यू मिल जाए तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। और n की वैल्यू हमने सीखा है फोर्थ स्टेप में निकालने के लिए। तो अगर आपको इंपिरिकल फॉर्मूला निकल गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। ये तो अभी मुझे बताने में टाइम लग रहा है, बाकी आप तुरंत निकालेंगे। इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकाला, नहीं हो जाएगा 3 मिनट में। आप करिए, पहले नोट करिए इतना, C4O3N। नोटेड? सो अब n की वैल्यू निकालने के लिए फोर्थ स्टेप में क्या लिखा था, n विल बी इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। n का फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। इंपिरिकल फॉर्मूला मास, ये करना है। चौथे स्टेप में ये लिखवाया था कि n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देना है इंपिरिकल फॉर्मूला मास से। सो n विल बी इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया है 290, इंपिरिकल फॉर्मूला हमने निकाला है कितना, 96।
96 ही निकाला था एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 290, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, ऑलमोस्ट 3 के अराउंड आ जाएगा, हाँ मतलब 3.0 समथिंग आएगा, तो ऑलमोस्ट 3 के अराउंड आ जाएगा n। तो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, अब देखिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4O3N था, मतलब कितना हो गया C4O3, N की वैल्यू कितनी हो गई 3, मतलब फॉर्मूला ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ से ये नीचे लिख दे रहा हूँ C4, ये 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, जो स्क्वायर जो ब्रैकेट के बाहर है वो तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा C12O9, ये हो जाएगा आंसर। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी एक्चुअल में इस कंपाउंड में कार्बन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 9, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, और इनका रेशियो निकालोगे तो वो आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि है C4O3। समझ में आया क्या, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए टाइम भी खत्म हो रहा है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड जो हमने क्वेश्चन छोड़ रखे थे बुकलेट के, वो अगेन मैं आपको डीपीपी में मतलब आपको क्वेश्चन साथ डाल दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस करने कौन कौन से, ठीक है। और क्वेश्चन डेली करिए, होमवर्क डेली करिए, कोई पेंडिंग नहीं रखेगा, जिस दिन डिस्कशन होगा उस दिन सबका कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि सर अभी मेरा ये बाकी है, सर मेरा ये बाकी है, तो जो जो होमवर्क डेली मिल रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए सबका। जो डाउट है उनको टिक करके रखिए, डाउट ग्रुप पे डाल दीजिए, वहां भी नहीं समझ में आता है तो क्लास में डिस्कशन हो जाएगा। ओके चलिए, थैंक यू।